हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया किंगडम जो कि आपका किंगडम फंगाई। ऑलरेडी हम लोग 2 किंगडम को पूरा कर चुके हैं जो कि आपका किंगडम मोनेरा और आपका किंगडम प्रोटिस्ट। तो आज समझेंगे सारे वे कॉन्सेप्ट जो आपके नीट यूजी में पूछे जाते हैं किंगडम फंगस के रिगार्डिंग या किंगडम फंगाई के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम दरबार शर्मा। तो देखिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं किंगडम फंगाई के बारे में। ठीक है, तो किंगडम फंगाई को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। थोड़ा सा हो सकता है आज का लेक्चर लंबा हो, ठीक है, हो सकता है 1 घंटे के आसपास का हो, पर उस लेक्चर से आपको डरना नहीं है। पूरा देखना है, नोट्स बनाना है और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किंगडम फंगाई की, तो किंगडम फंगाई के बारे में आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ फंगस के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ फंगाई को बोला जाता है माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और मैंने आपको हमेशा बताया कि लॉजी वर्ड किस चीज को इंडिकेट करता है? लॉजी वर्ड आपको इंडिकेट करता है स्टडी को। ठीक है, स्टडी को इंडिकेट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे फंगस की स्टडी को क्या कह रहे हैं आप लोग? माइकोलॉजी कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट भी और डलवा देता हूँ। नोट आप क्या ध्यान रखेंगे? आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है मायोलॉजी, ठीक है, क्या कह रहा है? मायोलॉजी कह रहा है। सो मायोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? सो आप बता देंगे स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। वहीं अगर आपसे कहा जा रहा है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, तो वो किसकी स्टडी के लिए होगा? वो होगा आपका फंगस की स्टडी के लिए। सो देखिए कितने मिलते जुलते हैं ना ये माइकोलॉजी मायोलॉजी, काफी मिलजुल रहे हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दे, लेकिन आप लोगों को पहले ही तैयार रहना है। फिर इसके बाद आप डालेंगे अगला पॉइंट क्या रहेगा? फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा एंटोनियो माइकेल। ठीक है, किसे कहा जाता है? एंटोनियो माइकेल। और बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन माइकली भी कहते हैं। आपको जो सही लग रहा है आप वो करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है आपके? ये है आपके बटलर। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है बटलर को। BUTTLER। तो ये नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैबिटेट की, कि इनका फंगस की बात कर रहे हैं, तो फंगस में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले इनका हैबिटेट। सो इनका हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कैसे प्लेस पर मिलेंगे? सो ये आपको मिलेंगे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर देखने मिलते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? ये होते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या होते हैं भाई? कॉस्मोपॉलिटन। सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होगा? फाउंड इन एवरीवेयर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? फाउंड इन एवरीवेयर। लेकिन अगर ये भी है आपके ऑप्शन में वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, तो आप इसके साथ भी जाएंगे। और आपने जनरली देखा होगा वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ही आपको फंगस दिखती है। इसके अलावा फंगस जो है आपका कॉस्मोपॉलिटन भी, मतलब हर जगह भी आपको मिल जाएगी। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो फंगस आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में तो जरूर देखी होगी। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा हाइफी। क्या बोलूंगा भाई? हाइफी बोलूंगा। अगर यही कई सारे हाइफी मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, आपने भी देखा होगा फंगस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना फंगस का। सिंपल, अगर आपने देखा होगा कभी ब्रेड वगैरह पर फंगस लगी हुई देखी होगी, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सो जब कई सारे हाइपी आपसी में क्या करेंगे? एक नेटवर्क टाइप बना लेंगे, तो आप इसको क्या बोल दोगे? आप इसको बोल दोगे माइसीलियम। क्या बोल दोगे भाई? माइसीलियम बोल दोगे। अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि अगर ये आपका फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको क्या बोल रहे हो? आप इसको बोल रहे हो हाइफी। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हाइपी है ये कैसा है आपका? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कैसा है भाई? ये है आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अब ये कैसा होता है? ये आपका फिलामेंटस है तो लॉन्ग होगा, और कैसा होगा शेप में? सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, ऐसा होगा ये सिलेंड्रिकल होगा। तो इसको हम जो है थोड़ा सा प्रॉपरली बनाते हैं। ठीक है, हाइपी को। सो मैं हाइपी को यहाँ बनाया था। सो कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। सो आप देख लीजिएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाइफी यहाँ पर बना दिया। और जब कई सारे हाइफी मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है? यहाँ पर माइसीलियम बन जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपके साथ किसके बारे में? मैं यहाँ बात करने वाला हूँ माइसीलियम के बारे में।
सो माइसीलियम के बारे में आप लोग ध्यान रखोगे कि माइसीलियम आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कोइनोसिटिक माइसीलियम और एक होता है आपका सेप्टेट माइसीलियम। कैसा है भाई? कोइनोटिपिक एंड सेप्टेट। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको माइसीलियम के टाइप। सो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोइनोसिटिक की, तो ध्यान रखोगे कोइनोसिटिक में क्या होता है एक्चुअली। कोइनोसिटिक में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको, ये मैंने क्या करा, ये मैंने स्ट्रक्चर को लिया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको सेपरेशन नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर हाई पी में सेपरेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्या नहीं देखने मिलेंगे? सेपरेशन नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया ए सेप्टेट। सेपरेशन नहीं है तो कैसा हो गया? ए सेप्टेट। और इसके अंदर आप क्या देखोगे कि इसके अंदर आपको काफी सारे न्यूक्लियस देखने मिलेंगे। सो ये कैसा हो गया आपका? और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई कोइनोसिटिक माइसीलियम, या आपसे पूछ लेता है ऐसा कोइनोसिटिक हाइपी में क्या आपका सेपरेट होता है, तो आपका आंसर रहेगा नहीं होता, ए सेपरेट होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि कोइनोसिटिक हाइपी या कोइनोसिटिक माइसीलियम में आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो आपका आंसर रहेगा जी हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और आपका सेपरेट नहीं होता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेप्टेट की। तो सेप्टेट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर हाइपी में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? सेपरेशन बने हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसा हो गया भाई? ये हो गया आपका सेप्टेट। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप सेपरेशन को देख रहे हो, आप इस चीज को ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहाँ पर हर सेपरेशन में एक एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हर सेपरेशन में एक एक न्यूक्लियस है। तो पहले तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, और मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सिंपल तरीके से ही आपको चीजें बताई हैं। मैंने आपको हाइपी और माइसीलियम में डिफरेंशिएशन बता दिया है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेलुलर कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट क्या बनाओगे? अगला पॉइंट आप लोग यहाँ पर बना लेना सेलुलर कैरेक्टर्स। सेलुलर कैरेक्टर। तो अगर हम बात करेंगे सेलुलर कैरेक्टर्स की, तो सेलुलर कैरेक्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इनकी सेल वॉल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में ध्यान रखोगे आप? इनकी सेल वॉल के बारे में ध्यान रखोगे। तो सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो आपको दो चीजें यहाँ पर इनकी सेल वॉल में देखने मिलती है। एक मिलती है आपकी काइटिन, और एक क्या मिलता है आपको यहाँ पर देखने के लिए? पॉलीसैकेराइड। सो ये आपको दो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड। लेकिन ध्यान रखेंगे मेजर क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। वहीं काफी कम क्वांटिटी में, या फिर जो आप कह सकते हैं काइटिन से कम क्वांटिटी में आपका क्या होता है? पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखोगे? ये क्या है भाई? ये है आपके यूकैरियोट। अब मैंने आपसे कहा है यूकैरियोट, इसका मतलब क्या होगा कि मैं ऑलरेडी आपको काफी बार बता चुका हूँ। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी आपको? यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। सो मैं इस बात को भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी भाई? प्रेजेंट होगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। फंगस कैसी होती है आपकी भाई? ये होती है मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि डेट मेजोरिटी ऑफ फंगस आर क्या हो जाएंगे आपकी? मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। सो ये फिर से आपके लिए एक एमसीक्यू तैयार हो चुका है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, और ये पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अगर फिर आपने इतना कर लिया है तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इनका न्यूट्रिशन। सो फंगस में आप देखोगे कि ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सो आप ध्यान रखेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक। कैसा न्यूट्रिशन होता है भाई इनका? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? सो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेप्रोफिटिक, या फिर मैं कह सकता हूँ सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर आपका सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये तीन तरह के आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। सो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इतना तो पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इन तीनों में डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। तो चलिए इन तीनों में देखते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन।
तो हम यहीं पर ये नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मैं सेप्रोफाइट की बात करता हूँ। तो सेप्रोफाइट के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि देखो सेप्रोफाइट में क्या होता है कि जो आपकी फंगस है, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्ब करेगी फूड सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो ये एब्जॉर्ब करेगी ऑर्गेनिक मैटर, किससे, डेड सब्सटेंसेस से, ठीक है। किससे एब्जॉर्ब करेगी ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका डेड सब्सटेंस से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप क्या देखोगे कि ये किस पर डिपेंड होते हैं, तो ये डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट भी हो सकता है, एनिमल में हो सकता है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है तो उस चीज के लिए आप लोग क्या कहते हो कि भाई ये क्या है आपका, इट इज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सिम्बायोटिक के बारे में। तो सिम्बायोटिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब हम क्या करेंगे, जब इस चैप्टर के एंड में आपको मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है लाइकेन के बारे में, तो मैं वहां पर आपको डिटेलिंग के साथ डिस्कशन करूंगा इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, लेकिन मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि सेप्रोफिटिक में किसके ऊपर डिपेंड है, डेट के ऊपर, और पैरासिटिक में एज अ लिविंग ऑर्गेन्स के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो चलिए, अगर इतना आपने कर लिया है तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी आपको इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल क्या क्या होता है, ठीक है। तो रिजर्व फूड मटेरियल में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जो कि आपको फंगस में रिजर्व फूड मटेरियल देखने मिलेगा, वो रहेगा आपका ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ऑयल एंड ग्लाइकोजन। फिर अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, ठीक है। कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। सो रिप्रोडक्शन मार्क करेंगे और इसमें देखेंगे कि भाई कौन कौन सी मोड ऑफ आपका रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो आप एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं एसेक्सुअल में, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जू स्पोर की। किसकी बात करते हैं भाई, जू स्पोर की। देखो नाम से पता चल रहा है जू स्पोर, इसका मतलब है कि यहाँ पर कैसे स्पोर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे आपके मोटाइल स्पोर। कैसे स्पोर रहेंगे, मोटाइल स्पोर रहेंगे। और ये जो है आपके मोटाइल स्पोर हैं, ठीक है, ये किसमें फॉर्म होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे फॉर्म इनसाइड, फॉर्म इनसाइड जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम में आपके क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे आपके, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ ये कैसे स्पोर्स हैं आपके, ये स्पोर्स हैं आपके एंडोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर्स। अब ये मोटाइल स्पोर है, इसका मतलब है कि ये कैसे होंगे, यहाँ पर आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपके यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ये आपके बायफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बायफ्लैजिलेटेड। फिर इसके बाद है आपका नंबर 2 जो कि आपका रहेगा यहाँ पर कोनिडिया, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कोनिडिया की, तो कोनिडिया में आप ध्यान रखोगे कि आप क्या देखोगे, जो कोनिडिया है ये कैसे हैं आपके, ये हैं आपके थिन बोल्ड, थिन बोल्ड है, और ये हैं आपके नॉन मोटाइल। कैसे हैं भाई, ये हैं आपके नॉन मोटाइल। और वहीं जूस्पोर अभी हमने देखा ये कैसा था आपका, ये था आपका मोटाइल। इसके अलावा आप देखोगे ये कैसे स्पोर होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सोजीनस स्पोर। कैसे होते हैं भाई, एक्सोजीनस स्पोर होते हैं। ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे अगेन, और ये कैसे थे आपके, ये थे आपके एंडोजीनस स्पोर। तो आपको ये चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो आपके यहाँ पर स्पोर्स है, ठीक है, सो ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, सो आप ध्यान रखेंगे प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ, प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ हाइपी, एट द टिप ऑफ हाइपी। और इसने क्या, और ये जो आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं एट द टिप ऑफ हाइपी, इसे ये क्या कहलाएंगे आपके कोल्ड कोनिडियो 4, कोल्ड कोनिडियो 4। सो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कोनिडिया आपको कहाँ कहाँ देखने मिलती है, तो एग्जांपल याद रख लेना। तो इसमें एग्जांपल आपको याद रखने हैं यहाँ पर, जैसे पेनिसिलियम आप एक एग्जांपल याद रख सकते हो, आप यहाँ पर एस्परगिलस एक एग्जांपल याद रख सकते हो, एस्परगिलस आप यहाँ पे एग्जांपल याद रख लेना। जूस्पोर में भी आप कुछ एग्जांपल नोट कर लो, कभी एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ ले। सो आप एक एग्जांपल यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, सेप्रो, एक एग्जांपल बनता है यहाँ पर सेप्रोलेग्निया, और एक एग्जांपल यहाँ पर आपका बन जाएगा सिनकाइट्रियम,
सिनकाइटेरियम। सो ये आप यहाँ पर ये एग्जांपल्स को याद कर लें। फिर इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पर। सो नंबर 3 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ए प्लेनोस्पोर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में याद रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे ए प्लेनोस्पोर। सो इसकी बात करते हैं ए प्लेनोस्पोर की। सो अगेन आप ध्यान रखेंगे ये कैसे हैं। ये हैं आपके थिन बॉल, और हमें थिन बॉल कहाँ देखने मिल रहे थे? कोनिडिया में देखने मिल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करते चलना तो आपको सारे याद हो जाएंगे। थिन बॉल है। इसके अलावा कैसे हैं? ये है नॉन मोटाइल। कैसे हैं भाई? ये हैं आपके नॉन मोटाइल। अब जरा देखो क्या कोनिडिया भी नॉन मोटाइल है? तो आपका आंसर रहेगा हाँ सर, कोनिडिया भी नॉन मोटाइल है। सो यहाँ पर हमने याद कर लिया कि हाँ भाई कि कोनिडिया और ए प्लेनोस्पोर दोनों ही क्या है? थिन बॉल है, और दोनों ही क्या है? आपके नॉन मोटाइल है। फिर तीसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके एंडोजीनस स्पोर। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं आपके एंडोजीनस स्पोर। वहीं आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ रहा है। कोनिडिया में कैसे हैं आपके एक्सो, और यहाँ पर कैसे हैं आपके एंडो है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर लेना, कुछ एग्जांपल याद रख लेना ए प्लेनोस्पोर में। सो ए प्लेनोस्पोर में जो एग्जांपल बन जाएंगे वह बन जाएगा आपका, ये कहाँ देखने मिलेगा? राइजोपस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको म्यूकर में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लास में आते हैं ये एग्जाम्पल, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। ओके, फिर अगर आपने इतना कर लिया है तो हम यहाँ पर देखेंगे अब आपका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो हमने सबसे पहले क्या करा? एसेक्सुअल के बारे में करा। अब हम किसके बारे में करेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर इसको मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने क्या, ओके, हमने ए लिखा है तो हम यहाँ पर बी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बी पर आपको क्या हेडिंग बनानी है? आपको यहाँ पर बनाना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो अगर हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, सो आपको यहाँ पर क्या देखोगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके कौन कौन से मेथड आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके 3 मेथड आ रहे हैं। ठीक है, कितने मेथड आ रहे हैं यहाँ पर आपके? यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3 मेथड। सो सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है आपका बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है आपका फिजन, और थर्ड मेथड जो होता है वो होता है आपका बडिंग। सो ये 3 मेथड आपके यहाँ पर जनरली आप लोग देखेंगे। सो देखो, अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका हाइपी कह दो या फिर आप कह दो माइसीलियम। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा? हाइपी, या फिर आपका क्या होगा? माइसीलियम। दोनों हमने पढ़ लिए क्या होते हैं। तो ये क्या होंगे आपके? ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये आपके ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक किस में हो जाएंगे? इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में, 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। सो इसमें क्या हो जाएंगे? ये आपके ब्रेक हो जाएंगे। सो ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। सेकंड में यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? सेकंड में आपसे बात कर रहा हूँ फिजन के बारे में। तो फिजन में आप लोग क्या ध्यान रखोगे? देखो, फिजन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या देखते हो? सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कितने डॉटर सेल बनते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 2 डॉटर सेल यहाँ पर आपके क्या होंगे? फॉर्म होंगे। 2 डॉटर सेल क्या होंगे यहाँ पर आपके? फॉर्म होंगे बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इस तरीके से मान लो ये कोई पेरेंट है, पेरेंट सेल है, और ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। इससे क्या हो गया? आपके 2 सेल बन गए। तो ये है आपका फिजन। सो यहाँ पर एग्जांपल भी ध्यान रख लेना भाई, फिजन आपको किस में देखने मिलेगा? सो ईस्ट में आपको फिजन देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रेगमेंटेशन में आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं अगेरिकस। ठीक है, अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो कि आपके चैप्टर में है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी? बडिंग की बात करेंगे। ठीक है, सो बडिंग में क्या होगा? देखो, यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? बड का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे क्या होता है? बड इज फॉर्म्ड। अभी जब बड फॉर्म होगी फिर आप क्या देखोगे कि आप कह सकते हो कि यहाँ से क्या होगी? डिटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा लेटर ऑन? ये क्या हो जाएगी? यहाँ से डिटैच हो जाएगी। ठीक है, अलग हो जाएगी किससे? पेरेंट बॉडी से। और आपका क्या होगा? एक आप कह सकते हो फिर इससे क्या होगा? आपका एक न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। सो यहाँ पर आप एग्जांपल ध्यान रख लेना। एग्जांपल क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर भी एग्जांपल रहेगा आपका ईस्ट। सो यहाँ पर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
फिर देखिए इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर प्लाज्मोगेमी के बारे में। सो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लाज्मोगेमी की, सो आप कहीं ना कहीं अब आप रिलेट कर पा रहे होगे मैं प्लाज्मोगेमी कह रहा हूँ मतलब मैं किसकी बात करूंगा, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा यहाँ पर किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे और यहाँ पर आप यहाँ पर बना लोगे पॉइंट इसके लिए, डेट द फ्यूजन बिटवीन टू हैप्लॉइड, द फ्यूजन बिटवीन टू हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट पेरेंट। तो ये क्या होता है, आपका प्लाज्मोगेमी होता है। सो इसमें मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई एक ये है आपका पेरेंट, इसका न्यूक्लियस ये है, और एक पेरेंट है आपका ये, इसका न्यूक्लियस ये है। तो इनका क्या हुआ है, आपसी में फ्यूजन हुआ है, और दोनों ही क्या है, ये हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या हुआ है, यहाँ पर फ्यूजन हुआ है। सो फ्यूजन होने के बाद कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। सो ये क्या है आपका, यही है आपका यहाँ पर प्लाज्मोगेमी, मतलब किसका हो रहा है, फ्यूजन और प्रोटो, आप कह सकते हो प्रोटोप्लास्ट का यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और N+N कंडीशन है आपकी अभी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है कैरियोगेमी। इसके बारे में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे कैरियोगेमी के बारे में। सो कैरियो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर्स में, क्या होता है कैरियो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, क्या होगा आपका, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, हम इसी वाले केस को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास यही कंडीशन है, तो हम लोग यहाँ ऐसा बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, न्यूक्लियस फ्यूज हो चुके हैं। सो ये कैसी कंडीशन आ गई आपकी, यह कंडीशन आ गई, यहाँ पर अब न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। सो ये कैसा हो गया स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और प्लाज्मोगेमी कह रहा हूँ, कैरियोगेमी क्या हो गया आपका, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फिर इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है जो कि है आपका मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में आप काफी अच्छे से जानते हैं और काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 7th 8th में भी शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पढ़ा होगा, 9th या 10th में तो डेफिनेटली पढ़ ही लिया होगा। सो देखो क्या होता है मियोसिस। सो मियोसिस का अगर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ तो मियोसिस में क्या होता है, मान लो ये क्या है, पेरेंट सेल है। कैसा है भाई, ये है आपका पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल कैसा है आपका, ये डिप्लॉइड है। तो इसको मियोसिस को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम होता है भाई इसमें, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा, ये आपका जो है, जो कि पेरेंट डिप्लॉइड था, तो यहाँ पर जो डॉटर सेल बनेंगे वे कैसे बनेंगे, आपके हैप्लॉइड बनेंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और आपके कितने डॉटर सेल बनेंगे, आपके बनेंगे यहाँ पर 4 डॉटर सेल। कितने डॉटर सेल बनते हैं भाई, 4 डॉटर सेल यहाँ पर बनते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। सो ओवरऑल मियोसिस में आपको क्या ध्यान रखना है, मियोसिस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने आपके डॉटर सेल बनते हैं। सो यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट का ध्यान रखोगे, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मियोसिस 2 होता है, ठीक है, मियोसिस 2 होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, माइटोसिस की तरह एक्ट करता है। इसलिए आपने यहाँ पे देखा है प्लोइडी क्या है, सेम है। ठीक है, तो किसकी तरह एक्ट करता है, मियोसिस 2 आपका एक्ट करता है माइटोसिस की तरह। सो ये होता है आपका यहाँ पर मियोसिस के बारे में, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन, तो आपका यहाँ पर खत्म हुआ। अब थोड़ा सा आएंगे और भी पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट जो एनसीईआरटी ने आपको बता रहे हैं। सो अब हम देखेंगे किसके बारे में, हमें एक टर्म सीखनी है यहाँ पर, डाइकैरियन। सो डाइकैरियन क्या होती है, आप ध्यान रखेंगे कि डाइकैरियन क्या है, एक आपकी इंटरमीडिएट स्टेज है। कैसी स्टेज है भाई, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है, इसमें आप क्या देखोगे, आप यहाँ आपको यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने मिलेगी, आपको यहाँ पर N+N। इसका मतलब क्या है, तो मैं कह सकता हूँ N+N इज दैट द टू न्यूक्लियाई पर सेल। ये हमने पीछे भी कंडीशन देखी थी, कुछ याद आ रहा है,
तो उसी कंडीशन को कह रहे हैं, ठीक है। सो आप बता सकते हैं कि डाइकैरियन क्या है, आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। तो उसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं, डाइकैरियन। तो डाइकैरियन का मतलब, डाई का मतलब टू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर एक सेल में दो न्यूक्लियस है, उसको ही आप क्या कह रहे हो, डाइकैरियन कह रहे हो, ठीक है। और भाई आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि बताइए कि इस फेस को क्या कह देंगे, तो इस फेस को क्या कह दोगे आप लोग, इस फेस को कह दोगे आप डाइकैरियो फेस, डाइकैरियो फेस। सो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं आप कहोगे तो मैं अभी आपके लिए एक स्टेटमेंट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बातें और क्लियरिटी हो जाए। सो एक स्टेटमेंट आप इस तरीके से बनाइएगा, दैट द डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज occur occur such a condition, such a condition is called, such a condition called dikaryon, dikaryon, and the phase, and the phase is called, and the phase is called dikaryophase, dikaryophase। सो इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाकर आप इस चीज को ध्यान भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई के ऊपर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बड़े एमसीक्यूज बनते हैं आपके। तो देखिए अब हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। फंगस के अलग अलग क्लासेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने हर बार की तरह आपके लिए एक डिफरेंशिएशन टेबल यहाँ पर बना दिया ताकि आपको पढ़ने में काफी इजी रहे, और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये टेबल को हमने डिजाइन करा है। सो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जनरली आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ किस तरीके से पढ़ा रखा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी ने सीधा सीधा डिस्कशन करा है आपका, एनसीईआरटी कह रही है आपसे कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में आप पढ़ोगे फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और आपका ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो आप इन चारों को पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। वही है, देखो मैंने क्या करा है, मैंने फाइकोमाइसिट्स के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हो, ओमाइसिट्स एंड जाइगोमाइसिट्स। तो मैं इन दोनों को भी आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आएगा तो दोनों इसके अंदर ही आएंगे फाइकोमाइसिट्स में, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, इन दोनों को भी सेपरेटली बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं और अपने टेबल को समझते हैं, ठीक है। टेबल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टेबल काफी हेल्प करने वाला है आपकी एग्जामिनेशन में। सो मैं यहाँ पे व्हाइट पेन का यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की, सो ओमाइसीट्स का कॉमन नेम क्या होता है, सो इसका कॉमन नेम होता है आपका एल्गल और एक्वेटिक फंगाई, ठीक है। एल्गल और एक्वेटिक फंगाई, ये इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। फिर अगर हम बात करते हैं जाइगोमाइसीट्स का, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका कॉन्जुगेशन फंगाई, कॉन्जुगेशन फंगाई। तो मैं यहाँ पर फंगाई शायद बार बार ना लिखूं, तो मैं सीधा नाम भी लिख दूंगा तो आप समझ जाना। एस्कोमाइसीट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है आपका सैक फंगाई। बेसिडियोमाइसीट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका क्लब फंगाई। और ये सबसे लास्ट में कौन सा है आपका, ये है आपका ड्यूटेरोमाइसीट्स। हो सकता है शायद आपको दिख ना रहा हो, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कौन सी क्लास है, ये है आपकी ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है फंगाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, कि फंगाई इम्परफेक्टाई किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स को बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर हाइपी और माइसीलियम की। सो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको कौन सा देखने मिलेगा, कोइनोसिटिक माइसीलियम। अब कोइनोसिटिक माइसीलियम से आपके दिमाग में क्या कंडीशन आनी चाहिए, आपके दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए कि सर यहाँ पर सेप्टा नहीं होगा, सेप्टा एब्सेंट रहेगा, और आपका कैसी कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। सो यहाँ पर कैसा आपको हाइपी या माइसीलियम मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कोइनोसिटिक हाइपी या फिर कोइनोसिटिक माइसीलियम। एस्कोमाइसीट्स की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पर आपको सेप्टेट और ब्रांच माइसीलियम देखने के लिए मिलता है। कैसा देखने मिलेगा भाई, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे अगेन, तो आप यहाँ पे भी क्या देखोगे, यहाँ पर भी आपका कैसा होगा, सेप्टेट होगा और आपका क्या होगा, ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। और यहाँ पर आपका कैसा रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको सिंपल सेप्टेट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कैसा देखने मिल, यहाँ पर भी आपको सिंपल सेप्टेट एंड ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगा, सिंपल सेप्टेट एंड ब्रांच। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है यहाँ पर, एसेक्सुअल स्पोर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो एसेक्सुअल स्पोर देखने के लिए मिलेगा उसको आप बोलोगे जू स्पोर,
यहाँ पर आपको जो स्पोर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कौन कौन से स्पोर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा स्पोर एंजियो स्पोर, स्पोर एंजियो स्पोर। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लेमाइडो स्पोर, क्लेमाइडो स्पोर। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ओडिया, या फिर हम मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोनिडिया स्पोर। ठीक है, दो नाम से जाना जाएगा, तो परेशान। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, हमें यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कोनिडिया। और यहाँ पर अगर बात करते हैं बेसिडियोमाइसिट्स में, तो आपको रेयरली यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, आपको रेयरली यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर देखने के लिए मिलता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रेयर लिख रहा हूँ, मतलब रेयरली आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके रेयरली का मतलब है कि यहाँ पर आप ये मान के चलिए, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिट्स की, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में आपको कोनिडिया ही देखने के लिए मिलेगा एसेक्सुअल स्पोर में। फिर इसके बाद हम आएंगे किस पर, फ्रूटिंग बॉडी पर। तो ध्यान रखेंगे फ्रूटिंग बॉडी आपको फाइकोमाइसिट्स में नहीं मिलती है। फाइकोमाइसिट्स में क्या क्या आता है, ओमाइसिट्स आता है और आपको जाइगोमाइसिट्स आता है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए नहीं मिलती। एस्कोमाइसिट्स में आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी को आप क्या कहोगे, एस्कोकार्प कहोगे। और यहाँ पर फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बेसिडियोमाइसिट्स की बात करेंगे। तो बेसिडियोमाइसिट्स में भी आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने मिलेगी, और आप क्या कह दोगे, इसको बेसिडियो कार्प बोल दोगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ड्यूटेरोमाइसिट्स की बात करेंगे। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स में आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए नहीं मिलती, मतलब फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर क्या है, फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर है एब्सेंट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सेक्सुअल स्पोर की। तो सेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल स्पोर देखने के लिए मिलता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो ऊ स्पोर। और ऊ स्पोर जो है ये एक आपका डिप्लॉयड स्पोर है। फिर यहाँ पर जाइगोमाइसिट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको जाइगोस्पोर देखने के लिए मिलेगा, जो कि कैसा है, आपका डिप्लॉयड स्पोर है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एस्कोप। यहाँ पे आपको जो स्पोर मिलेगा उसको बोलेंगे आप एस्कोस्पोर, जो कि आपका कैसा है, हैप्लॉइड है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बेसिडियोस्पोर, जो कि आपका क्या है, हैप्लॉइड है। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एब्सेंट है। फिर इसके बाद हम आते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर पर। तो मोटाइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मोटाइल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है किसमें, ओमाइसिट्स में। जाइगोमाइसिट्स में आपको कोई मोटाइल स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आपको एस्को में भी कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा, बेसिडियो में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आपको ड्यूट्रो में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल हमने क्या करा है, एक पूरा आइडिया लगा लिया है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम्पल और सारे एनसीईआरटी के पॉइंट। एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी के ही रखूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बाहर से दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो होते ही इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका नोट्स बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके 4 पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर। तो ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, और ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लेंगे, या फिर इसके अलावा आप एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। सो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, फाइकोमाइसिट्स की बात करते हैं। तो फाइकोमाइसिट्स में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपको एग्जाम्पल याद रखना है म्यूकर, आपको एग्जाम्पल याद रखना है राइजोपस, और आपको एग्जाम्पल याद रखना है एल्ब्यूगो। ठीक है, तीनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका म्यूकर है, इसको डंग फंगाई आपका, या फिर इसको पिन माउल्ड भी कहते हैं, ठीक है, डंग माउल्ड या फिर आपका पिन माउल्ड भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं बात करते हैं राइजोपस की, तो राइजोपस को ब्रेड माउल्ट कहते हैं। और एल्ब्यूगो के बारे में ध्यान रखेंगे कि एल्ब्यूगो क्या है, ये एक पैरासाइट फंगाई है, और किस पर है, ऑन मस्टर्ड। ठीक है, सो पैरासाइट फंगाई ऑन मस्टर्ड, अगर ऐसा कुछ आपको पास आता है तो आप इजीली मैच बनाएंगे किसके साथ, एल्ब्यूगो के साथ मैच बना लेंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अगला पॉइंट, डेट द मेंबर ऑफ दिस, यहाँ पर क्लास होगा, कुछ इस तरीके से पॉइंट रहेगा। मेंबर ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, एक बार पढ़ के आपको समझ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास क्या है आपकी, एस्कोमाइसिट्स। तो जब आप एस्कोमाइसिट्स को पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा, वो टर्म है आपका
कोप्रोफिलस। तो कोप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? कोप्रोफिलस का मतलब क्या होगा? ग्रोइंग ऑन डंग। मतलब यहाँ पर एस्कोमाइसीट्स की अगर हम बात करेंगे तो एस्कोमाइसीट्स आप क्या देखेंगे, कैसी हैं आपकी? कोप्रोफिलस भी है, मतलब डंग पर भी ग्रो कर रही है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे पेनिसिलियम, सेकंड एग्जाम्पल को स्टार मार्क कर लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल है आपका ईस्ट, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये आपका यूनिसेलुलर है। वहीं हम क्या जानते हैं फंगाई के बारे में? ज्यादातर फंगाई क्या है आपकी? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी। तो आपसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट कौन सी क्लास में आता है, तो ध्यान रखेंगे यह आता है आपका एस्कोमाइसीट्स में। फिर इसके अलावा और एग्जांपल आपको ध्यान रखने जैसे एस्परगिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा के बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल न्यूरोस्पोरा है। तो न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करेंगे तो न्यूरोस्पोरा आपका एज अ बायोकेमिकल यूज करा जाता है और ये जेनेटिक वर्क में भी यूज करा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे मोरल और ट्रफल्स की, तो मोरल और ट्रफल्स को एज अ एडाइबल मतलब आप कह सकते हैं इन्हें एज अ खाने के तौर पर भी यूज करा जाता है। फिर इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बेसिडियोमाइसिट्स की। सो बेसिडियोमाइसिट्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, सो बेसिडियोमाइसिट्स को कॉमनली नॉन फॉर्म क्या है इनकी? मशरूम है, ठीक है। ब्रैकेट फंगाई कॉमन नेम है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इन्हें पब बोल भी कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते। प्लाज्मोगैमी आप देखोगे, कैरियोगैमी और मियोसिस देखोगे। और एक यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो कैरियोगैमी और मियोसिस है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? यह प्रोड्यूस करते हैं बेसिडियोस्पोर। और कितने बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, यूस्टिलगो जिसको आप स्मट कहते हैं, पक्सीनिया एक एग्जाम्पल जिसको आप रस्ट फंगाई बोलते हैं, एंड एगेरिकस जिसको आप मशरूम बोलते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखोगे। इसके अलावा आपको एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेना है डेट की अगर बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसीट्स की, तो बेसिडियोमाइसीट जो है आपकी ग्रो करेंगे सोइल में, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करेंगे। और इसके अलावा आप क्या देखोगे? लिविंग प्लांट बॉडीज पर भी ये रहते हैं, मतलब एज अ पैरासाइट भी ये रहते हैं। तो इसमें 2 एग्जांपल बन जाएंगे, रस्ट एंड स्मट। सो ये 2 एग्जांपल आप याद रख लेना। फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर? इसके बाद हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स पर। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलती। ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स के रोल की, तो रोल किस चीज में है इनका? सो आप बता सकते हैं इनका रोल है आपका एज अ डिकम्पोजर ऑफ लिटर एज, और इसके अलावा मिनरल साइक्लिंग में इनका रोल है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे, अल्टरनेरिया, पोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये 3 यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहाँ पे होता है आज आपका फंगस कंप्लीट। आपको क्या करना है? इसके नोट्स बनाने हैं। एक बार आपको नोट्स से पढ़ना है, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाए, तो उसका आप यूज करें एज अ डाउट वगैरह पूछने के लिए। आई होप आज का ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो चलिए इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।